ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमने अगला टॉपिक शुरू करना है एंड दैट इज स्ट्रक्ट्स। ठीक है, और अब हम कोर्स के एंड की तरफ आ रहे हैं, तो जो एडवांस टॉपिक्स हैं अब हम उन पे डिस्कशन किया करेंगे। ऑलराइट, तो पहली चीज़ तो ये है, प्रॉब्लम ये है, लेट सपोज मेरे पास एक क्लास है, उनकी ग्रेडिंग करनी है। तो मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में उनका नाम, आईडी और जीपीए स्टोर करना है। 50 स्टूडेंट्स की क्लास है लेट सपोज, तो कैसे करेंगे बताएं मुझे। आप लोग कैसे करेंगे अगर मैं आपको कहूं कि 50 स्टूडेंट्स के लिए आपने नाम, आईडी और जीपीए स्टोर करना है, तो आप कैसे करेंगे ये सब कुछ। हाँ जी क्लास, जाग खोलें अपनी। पहली बात तो ये कि 2 डायमेंशनल अरे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, कि आप एक 2D अरे बना लें या 3D अरे, उसमें आप नाम भी स्टोर करें, 2D अरे सॉरी, हर स्टूडेंट का आप आईडी स्टोर करेंगे, जीपीए स्टोर करेंगे और उसका नाम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि 2D अरे आप नहीं बना सकते इस केस में। क्यों? क्योंकि नाम जो है उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर्स अरे या कैरेक्टर पॉइंटर है, आईडी जो है उसकी डेटा टाइप इंटीजर है और जीपीए जो है उसका डेटा टाइप डबल है। तो हमने ये शुरू में बात की थी कि अगर आपने एक अरे बनाना है तो अरे में डेटा आइटम, डेटा टाइप्स जो है वो सारी सेम होनी चाहिए। यानी आप ये तो कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आईडी है और जीपीए जो है ये दोनों अगर इंटीजर्स हैं, तो आप एक अरे बना लें जिसके अंदर इंटीजर भी स्टोर हो आईडी का और जीपीए का भी इंटीजर स्टोर हो। पर अगर आईडी इंटीजर है और जीपीए फ्लोट है या डबल है, डिफरेंट डेटा टाइप है, तो फिर एक अरे के अंदर ये दोनों चीजें नहीं आ सकती, क्योंकि अरे की सिर्फ एक डेटा टाइप होती है। तो एक ऑप्शन ये है कि आप 3 डिफरेंट अरे बना लें। अब एक अरे बना लें कैरेक्टर का, उसका नाम नेम होगा, उसमें 50 रोज होंगी हर स्टूडेंट के लिए, और हर रो के अंदर आप 255 कॉलम्स रख लें। 255 कॉलम्स किस लें कि अजम्पशन है कि आपका नाम जो है स्टूडेंट का वो 255 कैरेक्टर से कम का ही होगा। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन है। इसके साथ अगला जो अरे होगा वो फिर इंटीजर अरे होगा और उसमें उसका भी साइज 50 है और उसका नाम आईडी है। और तीसरा अरे जीपी है, उसमें भी साइज 50 है, 1 सेल फॉर ईच स्टूडेंट, और उसकी जो डेटा टाइप है वो डबल है, क्योंकि जीपी आपको पता है कि पॉइंट्स में हो सकते हैं 2.4, 3.6, 4.0। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट अरेज बना दिए। अब एज अ प्रोग्रामर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू इंश्योर कि अगर जो पहला स्टूडेंट है, यानी आईडी जो है, आईडी अरे में जो पहला सेल है उसमें जिसकी आईडी पड़ी हुई है, नेम अरे के पहले रो में भी उसी की आईडी हो और जीपीए अरे के पहला सेल जो है उसमें भी उसी आईडी वाले स्टूडेंट का जीपीए हो। ठीक है, अगला सेल होगा तो आईडी अरे में जो दूसरा सेल है उसमें जिस स्टूडेंट की आईडी पड़ी हुई है उस स्टूडेंट का नाम नेम अरे के दूसरी रो में होगा और जीपीए अरे के दूसरे सेल के अंदर उसका जीपीए पड़ा होगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट के लिए आप एक सेल बना दें आईडी अरे में, नेम अरे में और जीपी अरे में, एंड यू मेक श्योर एज अ प्रोग्रामर कि ये ना हो कि अगर पहले सेल में आईडी जिस स्टूडेंट की पड़ी हुई है तो पहले सेल में नाम जो है वो किसी और स्टूडेंट का हो और जीपीए जो है पहले सेल में वो किसी तीसरे स्टूडेंट का हो। बस ये इंश्योर करना है कि ये सारे एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये अप्रोच मेसी है। एक तो आपको मल्टीपल अरेज मेंटेन करने पड़ेंगे। आइडियली क्या होना चाहिए था कि एक ही अरे होता और उसमें सारी चीज़ें स्टोर हो जाती। तो खैर आपको मल्टीपल अरेज मेंटेन करने पड़ रहे हैं। दूसरा मसला क्या है कि अगर आपने ये भी आपको इंश्योर करना पड़ रहा है कि जिस इंडेक्स पे आपने आईडी स्टोर कराई है उसी इंडेक्स पे नाम भी स्टोर होना चाहिए और उसी इंडेक्स पे जीपीए भी स्टोर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आगे पीछे हो जाती है तो मसला क्या होगा
कि आईडी किसी और स्टूडेंट की होगी, नाम किसी और का होगा, जीपीए शायद किसी तीसरे स्टूडेंट का हो, जिसकी वजह से आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो मैसअप हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल अरे बनाना इस केस में अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपके पास ऑप्शन रह जाती है 3 डिफरेंट अरेज की, वो भी अक्लमंदी नहीं है कि उसमें मैसी कोड होगा और उसमें गलती करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे फिर हमें हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्ट्स का। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि आप एक ऐसी डेटा टाइप बनाते हैं, खुद डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसमें आप मल्टीपल डिफरेंट फील्ड्स को ग्रुप टुगेदर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख रहे हैं कि आपने एक स्ट्रक्ट बनाया है, आप पहले कीवर्ड लिखेंगे स्ट्रक्ट, फिर आप उसे कोई नाम दे देंगे। लेट्स सपोज हमने नाम स्टूडेंट का दिया, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन होंगे और फिर जो भी स्टूडेंट का आपने डेटा स्टोर करना है उसके लिए आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे। यानी पहला वेरिएबल नेम है, उसकी टाइप कैरेक्टर है और उसका साइज 255 है, यानी नेम अरे है, कैरेक्टर अरे है। और 255 इसलिए कि अजम्पशन है कि नाम जो है 255 कैरेक्टर से कम का होगा। अगर आपको पता है कि नाम जो है वो 50 कैरेक्टर्स या 40 कैरेक्टर्स में फिट आ जाएगा, तो फिर आप अरे का साइज 255 की बजाय 40 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे आईडी और उसकी टाइप इंट है, और आपको नजर आ रहा है कि इनके एंड पे सेमीकोलंस पड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरा जो वेरिएबल है उसका नाम जीपी है और उसका टाइप डबल है। और फाइनली आप क्लोजिंग करली ब्रेस डालेंगे और उसके एंड पे सेमीकोलन डाल देंगे। तो ये बेसिकली आपने एक नई टाइप डिफाइन कर दी है। आपने कहा है कि हमारा डेटा है, उस टाइप का नाम स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के अंदर 3 इंफॉर्मेशन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन पड़े होंगे। एक कैरेक्टर अरे होगा ऑफ साइज 255, एक इंटीजर होगा और एक डबल होगा। तो ये आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। अब आपने अगर इस स्ट्रक्चर को यूज करना है तो आप क्या करेंगे, आपका जो भी फंक्शन है, जो भी प्रोग्राम है, उसमें आप उस स्ट्रक्चर का जो नाम था वो लिखेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि इस वेरिएबल की टाइप स्टूडेंट है, और फिर जो नॉर्मल आपका डिक्लेरेशन का तरीका था वो इस्तेमाल करेंगे। यानी आपने वेरिएबल नेम रख दिया माय स्टूडेंट, अगर आपका सिंपल वेरिएबल है। अगर आपका अरे है तो आपने उसका नाम रखा माय क्लास फॉर एग्जांपल, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने साइज स्पेसिफाई कर दिया। और आप इस डेटा टाइप का एक पॉइंटर भी बना सकते हैं। आप स्टार स्टूडेंट पीटीआर लिख दें, जिसका मतलब है कि स्टूडेंट पीटीआर इज अ पॉइंटर टू अ स्टूडेंट। यानी हमने पॉइंटर टू इंटीजर किए थे, पॉइंटर टू कैरेक्टर किए थे, पॉइंटर टू बूलियन किए थे, यहां पे हमने पॉइंटर टू अ स्टूडेंट किया हुआ है। अगला पॉइंट है कि एक बात याद रखें कि हमने ये जो स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ये ऑन इट्स ओन कोई वेरिएबल नहीं है। यानी जब आप प्रोग्राम में ये चीज लिखेंगे अपने कोड के अंदर, तो कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा। इट्स नॉट कि आपकी रैम के अंदर एक जगह एलोकेट हो गई है जहां पे एक कैरेक्टर अरे है, एक इंटीजर है और एक डबल पड़े हुए हैं। नहीं, ये जब आपने किया है तो आपकी रैम में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। यस, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब आपने ये काम किया है, अब क्या होगा कि अब रैम के अंदर एक वेरिएबल पड़ा होगा जिसका साइज कितना होगा, उसका साइज बेसिकली होगा 255 कैरेक्टर्स, 1 इंटीजर और 1 डबल। तो इसके लिए जितनी बाइट्स चाहिए होती हैं वो रैम के अंदर एलोकेट हो जाएंगी। यानी स्टूडेंट एक कैरेक्टर अरे होगा, एक इंटीजर होगा और एक डबल होगा। तो इसके लिए जितना भी साइज चाहिए उतनी जगह एलोकेट हो जाएगी माय स्टूडेंट के लिए। एक वेरिएबल है। जब आप माय क्लास 50 कर रहे हैं डिक्लेयर,
तो दैट मीन्स कि ये जो भी साइज है बैट मल्टीप्लाई बाय 50 उतनी जगह एलोकेट हो जाएगी। और क्लास यहां पे कितनी जगह एलोकेट होगी? तीसरा जो वेरिएबल है, हाँ जी क्लास, स्टूडेंट पीटीआर के लिए कितनी जगह एलोकेट होगी रैम में? एनी आइडियाज? ओके, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज को पॉइंट कर रहा है, चाहे इंटीजर को पॉइंट कर रहा हो, चाहे कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा हो, चाहे किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा हो। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंटर वेरिएबल है तो इसका साइज इतना होगा कि इसके अंदर एड्रेस जो है वो फिट आ जाए, विच मीन्स कि अगर आपके रजिस्टर जो है वो आर्किटेक्चर जो है वो 32 बिट आर्किटेक्चर है तो स्टूडेंट पीटीआर का जो साइज होगा वो 32 बिट होगा। और अगर 64 बिट आर्किटेक्चर है विच मीन्स कि आपके एड्रेस जो है वो 64 बिट का हो सकता है, तो फिर स्टूडेंट पीटीआर वेरिएबल का साइज जो है वो 64 बिट्स होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्लास? तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब आपने ये चीज डिक्लेयर की है कि एक स्ट्रक्चर है उसका नाम स्टूडेंट है और उसके अंदर ये 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पड़े हुए हैं हो सकते हैं, तो यहां पे कोई वेरिएबल की जगह एलोकेट नहीं हो रही रैम के अंदर। वेरिएबल की जगह रैम में सिर्फ तब एलोकेट होगी जब आप स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल क्रिएट करेंगे। माय स्टूडेंट क्रिएट करेंगे तो एक स्टूडेंट की जगह एलोकेट होगी रैम में, यानी 255 कैरेक्टर, 1 इंटीजर 1 डबल। और अगर अरे है तो फिर वही साइज मल्टीप्लाई बाय 50 कर दें तो उतनी जगह एलोकेट होगी। और अगर पॉइंटर है तो पॉइंटर को तो फर्क नहीं पड़ता कि इस चीज को पॉइंट करा रहा है, पॉइंटर का जो साइज होता है वो हमेशा उतना होता है जितना एड्रेस का साइज है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट के स्ट्रक्ट के अंदर हम जो एग्जांपल करेंगे उसमें सिर्फ वेरिएबल्स ही पड़े होंगे। ठीक है, पर वैसे स्ट्रक्ट जो होता है उसके अंदर इन वेरिएबल्स के साथ साथ आप कोई फंक्शन भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डाल देता है एक फंक्शन डबल कैलकुलेट जीपीए। लेट सपोज ये मैं एक फंक्शन डाल देता, ये हो सकता था। पर इस कोर्स में हमारा फोकस काम सिंपल रखेंगे और सिर्फ डेटा फील्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे। वैसे स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन भी आप फिट कर सकते हैं, वो जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप ज़्यादा डिटेल में वो चीज़ देखेंगे अगले कोर्स में। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर की डेक्लेरेशन की है, डेफिनेशन, और कैसे उसे इस्तेमाल करके वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल आपने क्रिएट किया है तो उसकी वैल्यूज को आप इनिशियलाइज कैसे करेंगे या उसकी वैल्यूज को सेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज आपका एक स्ट्रक्ट है स्टूडेंट, उसके अंदर वही आईडी, जीपीए और नेम पड़े हुए हैं। ओके, उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल क्रिएट कर दी, एक माय स्टूडेंट का है, एक अरे है जिसका नाम माय क्लास है और एक पॉइंटर है। ये पीछे वाला कोड ही रिपीट हुआ है। अब आपने स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करना है तो 2 तरीके हैं, मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका है कि आप उसकी टाइप लिखें, फिर वेरिएबल नेम लिखें, जो कि हमने ये किया था तो ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप अरेज के केस में इनिशियलाइजर लिस्ट इस्तेमाल करते थे, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और उसके अंदर जो पहली फील्ड है वहां पे आप, यानी आईडी है तो वो पहले आएगी, फिर कॉमा के बाद जीपीए की फील्ड है वो आ जाएगी वैल्यू, और उसके बाद अगली जो चीज है कॉमा के बाद वो कैरेक्टर है नेम, सॉरी कैरेक्टर अरे है उसका, उसके नाम के लिए। तो वहां पे आप डबल कोट्स के अंदर उसका नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इकबाल है। तो ये बेसिकली आपने कहा है कि माय स्टूडेंट एक वेरिएबल है, उसकी टाइप स्टूडेंट है और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है कि आईडी 10 होगी, जीपीए 3.9 होगा और नेम जो है इकबाल होगा।
आगे आ जाए। आप ये भी कर सकते थे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टूडेंट, उसका नाम सॉरी वेरिएबल माय स्टूडेंट है, उसकी टाइप स्टूडेंट है, और अब आप क्या करते हैं, माय स्टूडेंट डॉट ID इज इक्वल टू 10। ये बेसिकली डॉट ऑपरेटर होता है, ये आप स्ट्रक्स में भी इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जब आप कोर्स करेंगे अगले सेमेस्टर में, तो ये डॉट ऑपरेटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, वो पूरा कोर्स ही डॉट ऑपरेटर के साथ होता है। तो डॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या बताता है कि आपका जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की किस फील्ड को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। यानी वेरिएबल आपका माय स्टूडेंट है, उसकी टाइप स्टूडेंट है, और क्योंकि टाइप स्टूडेंट है तो दैट मींस कि उसके अंदर 3 फील्ड्स होती हैं। पहली फील्ड है आईडी ऑफ टाइप इंटीजर, दूसरी फील्ड है जीपीए ऑफ टाइप डबल, तीसरी फील्ड है नेम ऑफ टाइप कैरेक्टर अरे ऑफ साइज 10। ठीक है, तो डॉट के बाद आपने क्या है कि जो माय स्टूडेंट है वेरिएबल, उसकी आईडी की मैं बात कर रहा हूं, और उसकी आईडी की वैल्यू क्या सेट करना चाह रहा हूं मैं, 10। अगली लाइन पे देखें, माई स्टूडेंट डॉट जीपीए इज इक्वल टू 3.9। इसका क्या मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि मेरा जो वेरिएबल है जिसका नाम माई स्टूडेंट है, उसके अंदर जो जीपीए वाली फील्ड है उसको मैंने 3.9 सेट करना है। और आखिरी चीज है माई स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू इकबाल, कि जो मेरा स्टूडेंट वेरिएबल है माई स्टूडेंट, उसकी जो नेम वाली फील्ड है वहां पे इकबाल कॉपी कर दो। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल अब करते हैं। अब अगर आपने इसकी वैल्यू को यूज करना है, लेट सपोज आपका वही स्ट्रक्चर है, उसका नाम स्टूडेंट है, वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब आप 3 वेरिएबल्स बनाते हैं, माय स्टूडेंट, माय क्लास जो कि अरे है ऑफ साइज 50, और स्टूडेंट पीटीआर जो कि पॉइंटर टू स्टूडेंट है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, स्टूडेंट पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसैंड माय स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट पीटीआर एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है इस वेरिएबल का। यानी आप स्टूडेंट पीटीआर को इस्तेमाल करते हुए माय स्टूडेंट वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर सकते हैं या उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्यों पॉइंटर वेरिएबल खास इस्तेमाल किया है, ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इसकी वजह से सिंटैक्स कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि आपने स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है। यानी पहले तो हम वैल्यू सेट कर रहे थे डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करके, जहां पे इनिशियलाइजर लिस्ट इस्तेमाल करके। अब वैसे अगर आपने एक्सेस करना है फॉर एग्जांपल सी आउट के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन है वही डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। माई स्टूडेंट डॉट ID, ये आपकी स्टूडेंट की जो भी वेरिएबल है माई स्टूडेंट, उसकी ID को डिस्प्ले कर देगा। माई स्टूडेंट जो डॉट जीपीए जो है वो जीपीए डिस्प्ले कर देगा, और माई स्टूडेंट डॉट नेम जो है वो नाम को डिस्प्ले करेगा। अगर अरे था तो फिर आप क्या करेंगे, माई क्लास स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स देंगे कि किस स्टूडेंट की आप बात कर रहे हैं, और फिर वही तरीके आप डॉट ID डॉट जीपीए और डॉट नेम करते हैं। ठीक है, तो पहला तो सिंपल वेरिएबल था, दूसरा जो है वो अरे वेरिएबल था। तीसरा काम क्या होगा, अगर आपका पॉइंटर है फिर आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन तो ये है कि आप लिखें स्टार स्टूडेंट पीटीआर, यानी आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट पीटीआर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ, और फिर डॉट ID कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उस एड्रेस पे जो भी ID पड़ी हुई थी वो रिटर्न कर दो। फिर स्टार स्टूडेंट पीटीआर डॉट जीपीए, कि स्टूडेंट पीटीआर में जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ, वहां पे जो वेरिएबल पड़ा हुआ है उसका जो डॉट जीपीए वाली फील्ड है वो जीपी उठा के दे दो। और सिमिलरली स्टार स्टूडेंट पीटीआर डॉट नेम किया है, तो स्टूडेंट पीटीआर में जो एड्रेस था उस एड्रेस पे जाके जो भी वेरिएबल पड़ा हुआ है उसका नाम रिटर्न कर दो। और वो हम इस कोड में देख सकते हैं कि स्टूडेंट पीटीआर में माय स्टूडेंट का एम्परसेंट यानी माय स्टूडेंट का एड्रेस पड़ा हुआ था। तो बेसिकली जब आप स्टार स्टूडेंट पीटीआर करते हैं तो आप बेसिकली माय स्टूडेंट की डिफरेंट फील्ड्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है,
ऑल राइट, अब ये जो स्टार और डॉट वाला ऑपरेशन है कि यहाँ पे पहले आपने डी रेफरेंस किया, उसके बाद आपने डॉट लगाया, तो इसका एक और लिखने का तरीका है और वो है एरो ऑपरेटर। क्या आप लिखें स्टूडेंट पीटीआर जो कि पॉइंटर है, उसके बाद आप एरो बना दें, डैश और लेस ग्रेटर देन का साइन। तो एरो बेसिकली क्या बताता है, ये कहता है कि स्टूडेंट पीटीआर में जो भी एड्रेस है उसे डी रेफरेंस करके उस एड्रेस पे जाओ, वहां पे जो वेरिएबल होगा उसकी आईडी को उठा लो। स्टूडेंट पीटीआर एरो जीपीए क्या कर रहा है कि स्टूडेंट पीटीआर में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ, वहां पे जो वेरिएबल पड़ा हुआ है उसका जीपीए उठा लो। और सिमिलरली स्टूडेंट पीटीआर एरो नेम क्या कर रहा है कि स्टूडेंट पीटीआर में जो एड्रेस पड़ा हुआ था उस एड्रेस को डी रेफरेंस करो, वहां पे जाओ और वहां पे जो नेम की फील्ड है उसे उठा लो। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? और आज बड़ी खामोशी यार, समझ आ रही है? जी सर। यस सर ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने देखा कि स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसे इस्तेमाल करते हुए किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वेरिएबल की वैल्यूज को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है या वैल्यू को सेट किया कैसे किया जाता है, और फाइनली उन वैल्यूज को रीड कैसे किया जाता है। ठीक है, ऑल राइट। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि लेट सपोज मैं एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ। प्रोग्राम ऐसे है कि जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करे और स्टूडेंट का जो जीपीए है उसका क्लास एवरेज कैलकुलेट करे। सबसे पहले आप एक स्ट्रक्ट बनाएंगे, आप लिखेंगे स्ट्रक्ट, फिर स्पेस देंगे, फिर उस स्ट्रक्ट की जो टाइप है, जो आप नाम देना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे, और नाम इस केस में क्या है, स्टूडेंट है। आप स्टूडेंट के अलावा कोई नाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आप इसका नाम रख दें यूएमटी स्टूडेंट, या आप इसका नाम रख दें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्टूडेंट, पीएफ स्टूडेंट। ठीक है, जो भी आपने नाम रखते हैं, ये नाम आपको रखने की इजाजत है। यह स्ट्रक्ट जो है वो आपने ऐसे एज इज लिखना होता है, स्ट्रक्ट के अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। पर स्टूडेंट आपने नाम रखे या अपनी मर्जी का कोई और नाम रखे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन होंगे और क्लोज होंगे, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज के बाद जो है वो सेमीकोलन आएगा, जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्ट की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। फिर आप क्या करेंगे, आपने दो वेरिएबल क्रिएट किए, दो फील्ड्स क्रिएट किए। एक का नाम आईडी है, उसकी टाइप इंटीजर है, एक का नाम जीपी है, उसका टाइप डबल है। ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम में नाम वाली फील्ड नहीं रखी क्योंकि जगह कम थी और मैं अभी उस पर फोकस नहीं करना चाहता था। पर अगर आपको नाम चाहिए तो आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते थे, और नाम के अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, स्टूडेंट का फोन नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट का और क्या हो सकता है, स्टूडेंट ने कितने क्रेडिट आवर्स किए हैं वो हो सकता है। तो बेसिकली आप स्टूडेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, आपको इजाजत है, आप कर सकते हैं। मैंने इस एग्जांपल में सिर्फ स्टूडेंट की आईडी और जीपीए स्टोर किया। आगे आ जाए, अब आपने एक फंक्शन लिखा है, उस फंक्शन का नाम मीन है। मीन बाय द वे एवरेज होती है, अगर किसी ने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई तो मीन और एवरेज दोनों एक ही चीज है। तो फंक्शन का नाम मीन है, उसकी रिटर्न टाइप डबल है, और फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। एक पैरामीटर है जिसका नाम लिस्ट है, उसकी टाइप वन डायमेंशनल अरे है ऑफ टाइप स्टूडेंट, यानी लिस्ट बेसिकली स्टूडेंट का एक अरे है, वन डायमेंशनल अरे। और हमने पिछली अरेज वाली क्लास में देखा था कि अगर आपने अरे पैरामीटर बनाना हो, वन डायमेंशनल अरे, तो आप सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट खाली डाल देते हैं, आप ये नहीं स्पेसिफाई करते कि इसके अंदर कितनी रोज होंगी, वो स्पेसिफाई करना लाजमी नहीं है। आप एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट कर दें, वो आपको पता लग जाएगा कि ये अरे है। ऑल राइट, आगे आ जाए। अगला जो वेरिएबल है वो इंटीजर है और उसका नाम काउंट है। ये बेसिकली होगा कि कितने स्टूडेंट हैं इस अरे का, साइज कितना है, इस अरे में एलिमेंट्स कितने हैं, वो बेसिकली इस पैरामीटर में पड़ा होगा। अगली लाइन पे आप क्या करते हैं, आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टोटल, उसकी टाइप डबल है और उसमें आपने वैल्यू इनिशियली 0 डाल दिया।
फिर आप एक लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके जो अरे का काउंट है उसका, और इसमें आप क्या करेंगे, आप बेसिकली टोटल के अंदर एक वैल्यू ऐड करा रहे हैं, और वो वैल्यू क्या है, जो लिस्ट अरे है उसका जो ith एलिमेंट है उसका डॉट जीपी है। यानी बेसिकली आपके रैम में एक अरे पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज काउंट जो है उसका साइज 50 है, लेट्स सपोज काउंट में 50 पास हुआ था, तो अब इसका मतलब है कि अरे में 50 एलिमेंट्स हैं, तो आप वन बाय वन एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, और उस एलिमेंट की जो जीपीए वाली फील्ड है सिर्फ उसे आप रीड कर रहे हैं। आप आईडी को रीड नहीं कर रहे हैं, आप किसी और चीज को रीड नहीं कर रहे हैं, आप फकत उस सेल का जो जीपीए वाला फील्ड है उस फील्ड को रीड कर रहे हैं, और वो जीपीए जो है वो आप टोटल के अंदर ऐड करा देंगे। ठीक है, और जब लूप खत्म हो जाएगा तो उसके एंड पे क्या होगा कि बेसिकली आपके अरे में जितने भी जीपीए पड़े हुए थे, यानी जितने भी स्टूडेंट थे उन सारों स्टूडेंट के जो जीपीए थे वो सारे के सारे टोटल की वेरिएबल में ऐड हो गए। अब एंड पे आप क्या करेंगे, टोटल को डिवाइड कर दें काउंट के साथ। ठीक है, तो टोटल को जब आपने काउंट से डिवाइड कर दिया तो वो बेसिकली आपकी क्लास एवरेज होगी, क्लास का एवरेज जीपीए क्या है, और वो जो है आप फंक्शन के थ्रू से रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक अरे ले रहा है और उस अरे का साइज है वो ले रहा है एज इनपुट, और फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है कि एक लूप रन करके उस अरे में जितने भी स्टूडेंट थे उन सारे स्टूडेंट की जीपीए जो है वो टोटल के वेरिएबल के अंदर ऐड कर रहा है, और फाइनली टोटल के वेरिएबल को में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे वो काउंट से डिवाइड करेगा तो वो एवरेज बन जाएगी, और आपका फंक्शन इस एवरेज को रिटर्न कर देगा। खत्म। और ये बात आपने याद रखनी है कि अगर टोटल का एक वेरिएबल है जिसमें आप सारे जीपीएस को वन बाय वन ऐड करा रहे हैं, तो मेक श्योर के टोटल जो है वो 0 पे इनिशियलाइज हो। अगर टोटल के अंदर पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई है, गार्बेज वैल्यू, तो क्या होगा कि आपकी एवरेज जो है वो मैसअप हो जाएगी। तो मेक श्योर कि अगर आपने इस तरीके से सम करना हो चीजों को, तो पहले जिस वेरिएबल के अंदर आप चीजें ऐड कर रहे हैं उस वेरिएबल को इनिशियलाइज टू 0 याद से करें। ऑलराइट, तो ये दो चीजें होगी। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा, ओके क्लास में इंट मेन लिखना भूल गया हूँ वो गलती से, वो आप ठीक कर लेना। ठीक है, मेन से पहले इंट आना चाहिए, वो डाल देना। अब आप क्या करते हैं, आप एक अरे डिक्लेयर करते हैं उसका टाइप स्टूडेंट है, उसका नाम पीएफ स्टूडेंट्स है, और उसका साइज 50 है। अब आप एक लूप रन करते हैं 50 टाइम्स, उस लूप के अंदर आप सी आउट करते हैं एंटर आईडी देन जीपीए। आप बेसिकली यूजर को कह रहे हैं कि पहले आईडी डालो उसके बाद जीपीए डालो, और फिर आप क्या करते हैं कि जो पहली वैल्यू ऐड हुई है, एंटर हुई है कीबोर्ड से, वो आप सी इन करके रीड कर लेंगे। और कहाँ पे रीड करेंगे, पीएफ स्टूडेंट का जो ith इंडेक्स है उसकी डॉट आईडी फील्ड में। और अगला जो सी करेंगे उसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो दूसरी वैल्यू ऐड हुई है, एंटर हुई है कीबोर्ड से, वो पीएफ स्टूडेंट अरे के ith इंडेक्स पे जो जीपीए की फील्ड है उसके अंदर कॉपी कर दो। तो यानी पहली वैल्यू जो है वो आईडी की फील्ड पे कॉपी होगी और दूसरी वैल्यू जीपीए की फील्ड पे कॉपी होगी। और इस बात का ध्यान रखें कि ये आपने डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, यानी आप स्पेसिफाई करेंगे और एक वेरिएबल का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स के किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, 0 वाला स्टूडेंट, 1 वाला स्टूडेंट, 2 वाला स्टूडेंट, 3 वाला स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, और फिर डॉट करके आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मैंने इसकी आईडी सेट करनी है, और डॉट करके आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मैंने इसका जीपीए सेट करना है। फिर एक दफा आपने लूप रन करके 50 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे सी आउट एवरेज जीपीए इज, और फिर आपने फंक्शन कॉल कर लेना मीन वाला।
और मीन फंक्शन के अंदर आपने दो आर्ग्यूमेंट पास करनी थी, एक जो स्टूडेंट अरे है और दूसरा उस अरे का साइज। तो बेसिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, अब बेसिकली आपका मेन जो है वो फ्रीज हो जाएगा और तब तक मेन आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। और वो फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, वो एक लूप रन करके एवरेज कैलकुलेट करेगा। जैसे ही वो एवरेज रिटर्न होगी, इस फंक्शन की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी, लेट्स सपोज एवरेज 3.0 है, तो वो वैल्यू इस फंक्शन की जगह पे आ जाएगी और फिर सी आउट हो जाएगी और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है। यार तारिक, आप अपना सवाल रिपीट करें, मुझे समझ नहीं आया आपके सवाल की। मोहम्मद अहमद तारिक। आपका ऑडियो चल रही है? यार मेरी मर्जी है। ठीक है, सवाल ये है कि आप मीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन देना था, मैं मीन की बजाय कोई और प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूं आपको। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था इसलिए मैंने एवरेज कैलकुलेट किया। मैं इसके अलावा कुछ भी कर सकता था, मैं फंक्शन लिख देता कि आप सारे आईडी और जीपीए डिस्प्ले कराता है, या मैं कोई फंक्शन लिख देता कि आप मैक्सिमम जीपीए वाला स्टूडेंट फाइंड करें। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कोई खास वजह नहीं है मीन इस्तेमाल करने की। ऑलराइट, ठीक है, बल्कि ये अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया और ये अब आपने करना है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम एंड आईडी ऑफ द टॉपर। जो आपकी क्लास का टॉप स्टूडेंट है, और अज्यूम करें कि एक ही स्टूडेंट का जीपीए है इसका, तो आपने उसका आईडी और उसका नाम डिस्प्ले करना है। चले क्लास शुरू हो जाए। पहले आप स्ट्रक्चर बनाएं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिर आप फंक्शन लिखें जो कि टॉप स्टूडेंट का आइडेंटिफाई करता है, और फिर जो मेन फंक्शन है उस पर हम आते हैं। पहले आप ये दो चीजें करें। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफाइन करें और जो टॉप डिटरमिन करने वाला फंक्शन है वो बनाएं। चलें, जो है 5 मिनट्स इंट मेन रहने दें, वो हम बाद में डिस्कस करें।
ऑलराइट क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसका नाम स्टूडेंट रखते हैं, उसमें एक फील्ड आईडी की होगी, इंट, एक डबल जीपीए होगा और एक कैरेक्टर अरे है जिसका नाम नेम है और उसका साइज 50 है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज और सेमीकोलन। अब आप क्या करते हैं, आप एक फंक्शन बनाते हैं इंट टॉपर। इसमें आप दो चीजें पास करेंगे, एक अरे होगा स्टूडेंट का और एक उस अरे का साइज होगा। और बेसिकली जो ये जो फंक्शन है ये बेसिकली रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इंडेक्स, अरे का इंडेक्स, वो इंडेक्स जिस पे मैक्सिमम जीपीए वाले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। यानी आपका एक अरे है, उस अरे के हर सेल में आईडी, जीपीए और नाम पड़ा हुआ है, तो आपने वो सेल का इंडेक्स रिटर्न करना है जहां पे आपके टॉप करने वाले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। और ये कैसे होगा, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टॉपर आईडी का, उसकी टाइप इंटीजर है, और एक आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मैक्स का, उसकी टाइप डबल है। अब आप क्या करेंगे, आप एक लूप रन करेंगे 0 से लेके काउंट तक, ताकि अरे के हर एलिमेंट को एक्सेस किया जा सके वन बाय वन। और हर टर्न में, हर आइट्रेशन में आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि अरे का जो इंडेक्स है, यानी जिस सेल की बात कर रहे हैं उस सेल पे जो जीपीए पड़ा हुआ है वो मैक्सिमम से ज्यादा है कि नहीं, मैक्स से ज्यादा है कि नहीं। अगर वो मैक्स से ज्यादा है तो दैट मीन्स कि अभी तक का जो टॉपर है वो स्टूडेंट है अभी तक का, हतमी नहीं है। हतमी तब भी होगा जब आप एक एक सेल को चेक कर लेंगे, पर उस पॉइंट तक क्योंकि उसका जीपीए जो है वो मैक्सिमम से ज्यादा है तो आप उसे अभी कंसिडर करेंगे टॉपर। और आप क्या करेंगे, आप सेट कर देंगे मैक्स इक्वल टू लिस्ट आई डॉट जीपीए, यानी उस स्टूडेंट का जो भी जीपीए है वो अब अभी तक का वो मैक्स है। और साथ आप क्या करेंगे, टॉपर आईडी इज इक्वल टू आई, क्या आप बेसिकली कह रहे हैं कि अभी तक का जो टॉपर है उसकी इंफॉर्मेशन इंडेक्स आई पे पड़ी हुई है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज और दैट्स इट। ये आपका लूप है। अब इस लूप में होगा क्या कि एंड तक जो है, आप जब लूप एक एक सेल को एक्सेस कर चुका होगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स जीपीए कितना है। और दूसरा आपको पता लग जाएगा कि इस पूरे अरे में किस इंडेक्स पे वो स्टूडेंट था जिसका जीपीए सबसे ज्यादा है। वो इंडेक्स आई है जो कि टॉपर आईडी के अंदर आपने स्टोर कर दिया हुआ था। अब एंड पे आप क्या करेंगे, आप टॉपर आईडी रिटर्न कर दें। बेसिकली ये टॉपर आईडी आपको वैल्यू दे रहा है वो अरे का इंडेक्स जहां पे मैक्सिमम जीपीए पड़ा हुआ है, और उस जीपीए वाले स्टूडेंट की आईडी पड़ी होगी और उस जीपीए वाले स्टूडेंट का नाम पड़ा होगा। मेन में आ जाए क्लास, यहाँ पे भी मैं इंट मेन लिखना भूल गया, वो प्लीज ठीक कर लेना। इंट मेन, सबसे पहले आपने एक अरे डिक्लेयर किया, उसका नाम पी स्टूडेंट्स है, उसका टाइप स्टूडेंट है और उसमें 50 एलिमेंट है। फिर आप एक लूप रन करते हैं 50 टाइम्स, उसमें आप स्टूडेंट से, यूजर से पूछते हैं कि एंटर आईडी देन नेम देन जीपीए। फिर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप सी इन करते हैं पी एफ स्टूडेंट आई डॉट आई डी, कि बेसिकली पहली जो वैल्यू आ रही है वो अरे के ith सेल में जो आईडी वाली फील्ड है उसके अंदर कॉपी कर दो। फिर आपने किए सी एन डब्ल्यू एस, क्लास ये डब्ल्यू एस क्या चीज है, सी इन डब्ल्यू एस का क्या मतलब है, अभी इसे छोड़ दें, इस पे अभी आता है। अगली लाइन पे क्या हो रहा है, एफ गेट्स हमने पिछली क्लास में किया था कि ये बेसिकली आपने यूजर से अगर कोई स्ट्रिंग लेना है, ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रिंग अगर कॉपी करना है तो उसको लेने का क्या तरीका होगा, आप एफ गेट्स का फंक्शन कॉल करेंगे,
इसकी जो पहली आर्ग्यूमेंट है वो आप नाम स्पेसिफाई करेंगे वेरिएबल का जिसके अंदर आप उस स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहते हैं। और वो नाम क्या है? पी एफ स्टूडेंट इंडेक्स आई डॉट नेम, यानी इस स्टूडेंट का जो नाम वाला अरे है उसके अंदर हमने इनपुट को कॉपी कराना है। और इनपुट का साइज क्या होगा? मैक्सिमम साइज 50 होगा, उससे कम भी हो सकता है। और ये इनपुट आ कहां से रही है? एस टी डी इन से, यानी कीबोर्ड से। बाय द वे कीबोर्ड के अलावा ये किसी फाइल से भी आ सकती है, पर वो हमने अभी नहीं किया। तो अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड इनपुट कर रहे हैं जो कि कीबोर्ड वाली इनपुट होती है, एस टी डी इन। ठीक है क्लास? और बाय द वे हमने एफ गेट्स क्यों इस्तेमाल किया और सी इन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो उसकी वजह यह है कि सी इन में मसला ये होता है कि अगर स्पेस आ जाए तो वो उस स्पेस को एज ए न्यू इनपुट ट्रीट करता है। यानी अगर मेरा नाम आदिल स्पेस जिया स्पेस खान है और मैं सी इन करता हूं तो आदिल जो है वो पहली सी इन में आ जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं दोबारा सी इन नहीं करता तो दैट मीन कि जिया और खान जो है वो गुम गए हैं। और अगर मैं 3 दफा सी इन करता हूं तो पहले वेरिएबल में आदिल स्टोर होगा, दूसरे में जिया स्टोर होगा, तीसरे में खान स्टोर होगा। पर हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नेम के अंदर पूरे का पूरा नाम स्टोर हो। तो उसके लिए फिर आप एफ गेट्स इस्तेमाल करते हैं। एफ गेट्स जो है वो स्पेस कैरेक्टर को एज ए न्यू इनपुट ट्रीट नहीं करता। एफ गेट सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइन कैरेक्टर को एज न्यू इनपुट ट्रीट करता है। तो यानी आदिल जिया खान लिख के मैंने एंटर दबाया है तो एफ गेट्स जो है वो आदिल जिया खान को रीड कर लेगा और रीड करके वो पी एफ स्टूडेंट आई डॉट नेम के अंदर कॉपी कर देगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये जो है ये दूसरी इनपुट आ गई। और तीसरी इनपुट जो है वो फिर आप सी इन करके पी एफ स्टूडेंट्स आई डॉट जी पी ए कर लेते हैं कि बेसिकली सबसे पहले आपने आईडी रीड की सी इन करके, फिर आपने एफ गेट्स के थ्रू नाम पूरे का पूरा रीड किया और उस नाम के अंदर स्पेस बार हो, स्पेस कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने जीपीए स्टोर कर दिया सी इन के थ्रू। ऑल राइट, अब आप क्या करेंगे? आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट आईडी का और आईडी इज इक्वल टू व्हाट। आप टॉपर का फंक्शन कॉल करेंगे, उसके अंदर आप अरे पास करेंगे पीएफ स्टूडेंट का और उस अरे का साइज पास करेंगे विच इज 50। अब होगा क्या कि ये टॉपर फंक्शन जो है उस पूरे अरे को 1 बाय 1 एक एक सेल को एक्सेस करके डिटरमिन करेगा कि हाईएस्ट जीपीए जो है वो किसका है। और फिर उस स्टूडेंट का जो इंडेक्स है उस अरे में है, ये इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, ये आईडी रिटर्न नहीं कर रहा, ये इंडेक्स रिटर्न कर रहा है कि अरे के किस सेल के ऊपर हाईएस्ट स्टूडेंट खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो वो जब आपको इंडेक्स पता लग गया है तो अब आप क्या करेंगे? आप सी आउट करा देंगे पी एफ स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट आईडी डॉट नेम, यानी जो सेल है जिसमें मैक्सिमम जीपीए वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है उस सेल पे जाके डॉट नेम रिटर्न करो और फिर डॉट आईडी रिटर्न करो। तो स्क्रीन के ऊपर उस स्टूडेंट का नाम और आईडी दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन क्लास? ये पॉइंट समझ आया? सर जी सर समझ आया। नहीं, क्या समझ नहीं आई? किसको समझ नहीं आई? कौन सा वाला पॉइंट पे कंफ्यूजन है? हाँ जी यार, कौन बोला था? ऑल राइट, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने एक कोड लिख लिया है जो कि एक अरे क्रिएट करता है स्टूडेंट्स का। अरे के हर सेल में उसकी आईडी जीपीए और नाम स्टोर करता है, फिर उस अरे को एक पास कर देता है फंक्शन में। वो फंक्शन उस अरे में डिटरमिन करता है कि मैक्सिमम जीपीए वाला स्टूडेंट कौन है और उसका जो इंडेक्स है अरे वाला उस इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। और फिर उस इंडेक्स को यूज करते हुए आप अरे के उस सेल को एक्सेस करेंगे और उस सेल पे जो नाम पड़ा हुआ है और जो आईडी पड़ी हुई है वो आप डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, अब सवाल ये आ जाता है कि हमने सी इन डब्ल्यू एस क्यों किया, इसका क्या मकसद था? ठीक है क्लास, तो देखें एक बात याद रखें, सी प्लस प्लस में जब आप एफ गेट्स और सी इन वगैरह करते हैं स्ट्रिंग के लिए तो वो काफी मेसी कोड हो जाता है। ठीक है, एफ गेट्स जो है अगर आप एज इज इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सपोज ये लाइन ना होती
तो अब क्या होना था, आप जो है सबसे पहले स्टूडेंट आईडी यूजर डालता, फिर एंटर दबाता, फिर स्टूडेंट का नाम दिखता, फिर एंटर दबाता और फिर जीपीए लिखता, फिर एंटर दबाता। तो यहाँ पे मसला क्या है कि अब ये बात याद रखें, ये चीज जो है ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, और जब मैं अंडर ग्रेड में था प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो इस चीज ने हमारा बहुत ज्यादा वक्त जाया कराया था, क्योंकि पता ही नहीं होता था किसी को, किसी स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता होती थी कि मसला कहाँ पे है। होता ये है कि जब भी आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो आपका एक इनपुट बफर होता है, यानी रैम में एक जगह एलोकेटेड होती है जहां पे जो भी आप कीबोर्ड पे बटन दबा रहे हैं वो उस जगह पे कॉपी हो जाता है। तो लेट सपोज मैंने कीबोर्ड पे क्या लिखा है, आईडी, लेट सपोज आईडी 10 है, फिर मैंने एंटर दबाया है विच इज \n, फिर मैंने नाम लिखा है लेट सपोज ए ए नहीं, लेट सपोज नाम अली स्पेस खान है। उसके बाद मैंने एंटर दबाया है और उसके बाद जो है जीपीए डाला है विच इज 3.2, 3 डॉट और 2 ये 3 फर्क कैरेक्टर्स है, और फिर \n। ठीक है, अब मैं फिर बता दूं, आपने लेट सपोज पहले 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर एंटर दबाया, फिर ALI स्पेस KHAN एंटर, उसके बाद 3.2 और एंटर, और एंटर की जगह \n। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेसिकली जो कीबोर्ड का बफर है जहाँ पे कीबोर्ड की सारी इनपुट स्टोर हो रही है टिल सच टाइम के वो रीड नहीं हो जाती, वो इस बफर में पड़ी हुई है। अब जब आप cin pfstudent.id करेंगे तो क्या होगा, ये 10 जो है, ये 10 ये pfstudent.id के अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो \n है ये cin ने कॉपी नहीं किया, cin ने सिर्फ \n से पहली वाली चीज कॉपी की है, यानी 10। अब होगा क्या कि \n जो है ये फिर किसे इनपुट जाएगी, fgets को, और fgets में मैंने आपको कहा था कि जैसे ही \n आता है वो उसे एज अ सेपरेट इनपुट ट्रीट कर लेता है। तो होगा क्या कि जब आपने \n किया है तो वो fgets ने रीड कर लिया है और स्टूडेंट डॉट नेम के अंदर पे खाली स्पेस आ जाएगी। अब इसके आगे आप एक और fgets करेंगे, एक और fgets करेंगे तो उसमें क्या होगा, ALI स्पेस खान \n ये कॉपी हो जाएंगे। पॉइंट समझ आया? मसला ये है यहाँ पे क्लास, मसला ये है कि जब आपने cin किया था तो उसने सिर्फ और सिर्फ 10 को रीड किया है और \n को उसने पड़े रहने दिया है बफर के अंदर। फिर जब आपने fgets किया तो ढूंढेगा, वो उस बफर को तब तक रीड करना शुरू करेगा जब तक कि \n इनकाउंटर नहीं होता। तो \n तो पहले सेल्फ ही पड़ा हुआ है, यानी आपने 10 को रीड कर लिया है, तो अब बफर के अंदर क्या पड़ा रह गया, \n। तो fget जो है वो इस \n को रीड करके वो समझेगा कि यही इनपुट थी जो कि स्टूडेंट नेम के अंदर मैंने राइट कर दिया। तो अली खान को तो उसने इग्नोर ही कर दिया। तो अब क्या होगा, इसके बाद ये जो है \n ये fgets के अंदर आ गया, सॉरी \n नहीं, इससे पहले पहले जो था यानी एम्प्टी, नेम के अंदर कुछ भी नहीं आया, और उसके बाद अली खान जो अली स्पेस, तो ये अली जो है ये स्टूडेंट जीपीए के अंदर राइट करने की कोशिश करेगा। तो ये अली जो है वो जीपीए के अंदर कॉपी होगा, उसके बाद खान जो है वो अब कहाँ पे कॉपी होगा,
तो जब लूप की अगली आइट्रेशन होगी तो ये खान जो है अगले स्टूडेंट की आईडी के अंदर आ जाएगा, फिर बैकस्लैश n जो है वो अगले स्टूडेंट के एफगेट्स में आएगा और 3.2 जो है वो अगले स्टूडेंट के जीपी में आएगा। और ये आपको नजर आ रहा है कि तो पूरे प्रोग्राम का बेड़ा गर्क हो गया। अब मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जब आपने 10 बैकस्लैश n आदिल जिया खान बैकस्लैश n 3.2 बैकस्लैश n जब राइट किया था कीबोर्ड पे, तो ये सारे बफर के अंदर कॉपी हुए हैं और 1 बाय 1 आपका प्रोग्राम उस बफर को रीड करेगा। तो सबसे पहले वो 10 रीड करेगा, सिर्फ 10, और उसे आईडी के अंदर स्टोर करा देगा। फिर बैकस्लैश n रीड करेगा तो वो समझेगा कि अब इनपुट जो है वो एफ गेट जो है वो बैकस्लैश n तक रीड करेगा, विच मीन्स के एक खाली स्ट्रिंग को रीड करके नेम में स्टोर करा देगा। बैकस्लैश n के बाद पे अली आया था, सॉरी आदिल आया था, वो अब जीपीए में राइट करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे का सारा काम जो है ये मैसअप हो गया। ठीक है, ओके। अब ये प्रॉब्लम समझ आ गई है, सोल्यूशन हमने अभी डिस्कस नहीं की। किसी को प्रॉब्लम समझ नहीं आई तो मुझे बताए। ऑलराइट, पर मैं जस्ट इन केस एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि जब आप यार पे आपको म्यूट करना है, ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब आप सी इन करते हैं तो वो बैकस्लैश n तक या स्पेस बार तक जो भी चीजें हैं उसको रीड कर लेता है। ठीक है, पर जो बैकस्लैश n पड़ा होता है बफर के अंदर उसे वो रीड नहीं करता, और एफ गेट्स जो है वो बैकस्लैश n तक जितनी भी चीजें उसे रीड कर लेता है। पर द थिंग इज कि जब 10 रीड होके रिमूव हो गया बफर से, तो उसके बाद क्या बचा है बैकस्लैश n। तो अब बैकस्लैश n से पहले तो आपका नाम नहीं था ना, आपका नाम तो बैकस्लैश n के बाद था, और वो एफ गेट समझेगा कि बैकस्लैश n तक जो भी चीजें हैं उसी को नाम ट्रीट कर लेगा, और वो खाली स्ट्रिंग है तो दैट मीन कि नाम के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो जब आप CNWS करते हैं तो अब इसका क्या फायदा है। अब आप वही प्रोग्राम देखिए कि इस CNWS से क्या होगा। सबसे पहले लेट सपोज यूजर ने आईडी डाली है 1 0, फिर एंटर दबाया, उसके बाद नाम लिखा अली स्पेस खान, उसके बाद एंटर दबाया, उसके बाद जीपीए लिखा लेट्स सपोज 3.9, उसके बाद दोबारा एंटर दबाया। तो ये आपका जो बफर है, जो इनपुट बफर है जो कि कीबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये रैम का वो हिस्सा है जिसमें कीबोर्ड पे आप जो भी बटन दबाते हैं वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये चीजें लिखी होंगी। और जब आप CNPF-student.id करते हैं तो बैकस्लैश n या जो भी स्पेस बार कैरेक्टर है उस तक जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको उठा के कॉपी कर लिया जाएगा आईडी वाले फील्ड में। तो यानी जो आईडी थी वहां पे 10 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या, और उसके बाद जो इनपुट बफर था उसमें से ये आईडी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब इनपुट बफर में क्या पड़ा हुआ है बैकस्लैश n अली खान बैकस्लैश n 3.9 बैकस्लैश n। अब जब आप CNWS करते हैं तो इसका मतलब है कि जितने भी वाइट स्पेस कैरेक्टर हैं, चाहे वो स्पेस बार हो, चाहे वो टैब हो, चाहे वो न्यू लाइन हो, उन सारों को रीड करके इग्नोर कर दो। तो बेसिकली क्या होगा कि अब अगला कैरेक्टर बैकस्लैश n है, वो रीड होगा। उसके बाद अगला कैरेक्टर क्या है, a है। a इज नॉट अ वाइट स्पेस कैरेक्टर,
तो इसलिए ए रीड नहीं होगा, उससे पहले जो \n और जितने भी और वाइट स्पेस कैरेक्टर थे वो सारे रीड हो जाएंगे और वो रीड होके बस जाया हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब क्या होगा, अब एफ गेट्स जो है वो क्या करेगा, अगला न्यू लाइन कैरेक्टर तक जितने भी कैरेक्टर थे वो सारे रीड कर लेगा। तो अब एफ गेट्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अली खान। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, अली खान जो है वो नेम के अरे के अंदर कॉपी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद \n है, तो \n तक जितनी भी चीजें हैं वो नेम के अरे में कॉपी हो जाएगी और फिर वो डिलीट हो जाएगा, सिर्फ अली खान डिलीट होगा। अब क्या पड़ा हुआ है \n 3.9 \n। तो अब क्या होगा, सी इन जो है वो शुरू के जितने भी \n वगैरह थे, सॉरी एफ गेट्स जो है वो \n को भी रीड करके डिलीट कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब 3.9 \n पड़ा हुआ है, तो सी इन जो है इस 3.9 को रीड करेगा और स्टूडेंट के जीपीए के अंदर राइट करा देगा, और इस तरीके से आपका बफर जो है वो खाली हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि सी इन डब्ल्यू एस, और बाय द वे ये मैंने जो कोड लिखा है ये एक दफा रन कर लेना, सी इन डब्ल्यू एस को डिलीट करना और फिर कोड रन करना, फिर आप देखना कि क्या मसला होता है, आपका प्रोग्राम जो है कैसे, क्या बिहेवियर उसका होता है। उसके बाद आप सी इन डब्ल्यू एस करना और फिर देखना कि आपका प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। तो सी इन डब्ल्यू एस बेसिकली मेक्स श्योर कि एफ गेट्स आपने करना है, तो शुरू में जितने भी न्यू स्पेस, जो वाइट स्पेस कैरेक्टर और जो न्यू लाइन कैरेक्टर है वो सारे के सारे इग्नोर होंगे। उसके बाद जो एक्चुअल नाम आता है टिल द नेक्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर, वो सारे के सारा इस नेम अरे के अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज जो है ये आपके प्रोग्राम को बड़ा, इसके बगैर आपका प्रोग्राम बिल्कुल मैसअप हो जाएगा। और स्ट्रिंग का जो प्रोग्रामिंग है वो काफी पेनफुल होती थी कि अगर आपने एक अरे बनाया है और आप सी इन कर रहे हैं या एफ गेट्स कर रहे हैं तो वो हमेशा मसला देता था। क्यों मसला देता था, क्योंकि आपके बफर में कोई वाइट स्पेस कैरेक्टर पड़ा रह जाता है, कभी कोई न्यू लाइन कैरेक्टर पड़ा रह जाता था, तो वो आपके सारे प्रोग्राम को मैसअप कर देता था। पर अब अगर आप ये चीज करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपने जो चीज रीड करनी है उससे पहले जितने भी वाइट स्पेस और न्यू लाइन कैरेक्टर है वो सारे के सारे बफर में से निकाल दिए जाएंगे, तो इसके बाद आपका प्रोग्राम का बिहेवियर है वो ठीक होगा। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, ओके, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पे थोड़ी देर बाद आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पासिंग स्ट्रक्चर्स टू फंक्शन, कि जब आप किसी स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि जब भी आप फंक्शन में कोई इंटीजर पास करते हैं या कोई कैरेक्टर पास करते हैं या कोई भी वेरिएबल पास करते हैं तो दैट वेरिएबल इज पास्ड बाय वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब है, पास बाय वैल्यू का क्या मतलब है कि जो भी वेरिएबल है उसकी कॉपी बनेगी। फॉर एग्जांपल आपका एक इंट मेन है, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट एक्स और आपने फंक्शन फू के अंदर एक्स को पास कर दिया। ठीक है, और आपका एक फंक्शन फू है, उसमें एक वेरिएबल है, पैरामीटर है सॉरी, इंट ए कर दो उसे, और ए इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपने यहाँ पे x पास किया तो रैम में एक x पड़ा हुआ था मेन में और फू में फिर एक a उसकी कॉपी होगी।
उस कॉपी में पहले 5 पड़ा होगा और जब आप एज इक्वल टू 10 करते हैं तो ये वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, इसकी वजह से एक्स चेंज नहीं होगा। ये पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट था कि आप जब भी कोई वेरिएबल पास करते हैं किसी फंक्शन को तो उस वेरिएबल की एक कॉपी बन जाती है और फिर कॉपी के अंदर चेंज होती है। तो वही बात है कि अगर आपने कोई स्ट्रक्ट वेरिएबल पास किया है तो उस स्ट्रक्ट वेरिएबल की एक कॉपी बनेगी और फंक्शन जो भी चेंज करेगा वो उस कॉपी के अंदर चेंज करेगा, ओरिजिनल में चेंज नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो स्ट्रक्ट वेरिएबल इज आल्सो पास बाय वैल्यू। अगला पॉइंट, जब आप कोई अरे पास करते थे किसी फंक्शन को, ओके ये लेट्स सपोज मेन फंक्शन है आपका और एक फंक्शन इंट फू है, उसके अंदर पैरामीटर क्या है, एक अरे पास हो रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, ये क्लास ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इवन तो ये पहले कर चुके हम। आपने जब मेन फंक्शन में आपने अरे ए बनाया ऑफ साइज 10, ठीक है, ये अरे है, ए के अंदर स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है और इसके अंदर वैल्यूज कितनी है, 10 वैल्यूज है। जब आप ये अरे पास करते हैं फू को तो फू में एक वेरिएबल है एक्स, उसके अंदर एड्रेस क्या पड़ा हुआ है, अरे ए की स्टार्टिंग लोकेशन का। बेसिकली एक्स भी, ये अरे जो है वो भी पास बाय वैल्यू ही हुआ है, यानी अरे ए जो था उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस था उसकी एक कॉपी बन के एक्स के अंदर स्टोर होगी, पर जो पूरा अरे था वो ओरिजिनली है, उसकी कॉपी नहीं बनी। उसकी स्टार्टिंग लोकेशन जो थी वो एक कॉपी के अंदर सेव हो गया, यानी एक्स के अंदर। लेट्स सपोज ये एड्रेस ए 0 था तो यहाँ पे ए 0 पड़ा हुआ है। अब अगर आप इस फंक्शन के अंदर फू के अंदर कोई भी चेंज करेंगे अरे में एक्स के अंदर तो वो ओरिजिनल अरे को चेंज करता है। ये बात क्लियर है कि आपका जब अरे पास करते हैं किसी फंक्शन को तो उस अरे की एक कॉपी बन जाती है, आई एम सॉरी, उस अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उस एड्रेस के लिए एक कॉपी बन जाती है, पर जो पूरा अरे है वो ओरिजिनली रहता है। तो आप जब आप इस एड्रेस को एक्स के थ्रू आप इस एड्रेस को एक्सेस करके कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो जो ओरिजिनल अरे था, ओरिजिनल अरे उसके अंदर चेंज होगी। ठीक है, अब सवाल ये आ जाता है कि ये पॉइंट तो क्लियर है कि आपने एक नॉर्मल अरे पास किया है तो उस फंक्शन में जो भी चेंज होगी वो ओरिजिनल अरे को ही चेंज कर रहा होगा। अब सवाल ये है कि हमने देखा कि जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर था उसके अंदर एक इंटीजर आईडी थी, एक डबल जीपीए था और एक अरे था नेम का, कैरेक्टर अरे। तो सवाल ये है कि जब आपके स्ट्रक्ट वेरिएबल के अंदर एक अरे पड़ा होता है तो फिर क्या होगा। अब आप उस वेरिएबल को पास करेंगे तो हमने देखा है कि स्ट्रक्ट वेरिएबल इज पास्ड बाय वैल्यू और उस वेरिएबल के अंदर अरे जो है फिर उस अरे का क्या बनेगा। तो क्लास होता ही है कि अगर आपने एक वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल पास किया है किसी फंक्शन को और उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर एक अरे था तो उस अरे की एक कॉपी बन जाएगी। यानी क्या होगा, लेट्स सपोज आपकी रैम में एक स्टूडेंट पड़ा हुआ है, उस स्टूडेंट की आईडी है, उस स्टूडेंट का जीपीए है और उस स्टूडेंट का नाम है जो कि एक मल्टीपल सेल्स है, लेट्स सपोज एक अरे है नाम का। अब जब आप इस स्टूडेंट को पास करेंगे किसी फंक्शन में तो उस
पूरे की एक कॉपी बनेगी, यानी आईडी जो है उसकी भी एक कॉपी बनेगी, जीपीए जो है उसकी भी एक कॉपी बनेगी, और जो नेम का अरे था वो भी पूरे का पूरा कॉपी हो जाएगा। अब आप इसके अंदर अगर चेंज करेंगे तो ओरिजिनल जो था वो इफेक्ट नहीं होगा। ये पॉइंट समझ आए? तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है कि आप एक अरे पास करना चाहते हैं बाय वैल्यू, यानी आप चाहते हैं कि उस अरे की एक कॉपी बन जाए और उस कॉपी के अंदर फंक्शन चेंज करे, ओरिजिनल के अंदर चेंज ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस अरे को किसी स्ट्रक्ट का हिस्सा बनाएं और वो स्ट्रक्ट पास कर दें। तो अब उस स्ट्रक्ट में जो भी चेंज होगी तो वो अरे की कॉपी में चेंज होगी, ओरिजिनल अरे में चेंज नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्लास? मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपने अगर एक अरे को पास किया है किसी फंक्शन में, तो अब वो फंक्शन अरे में चेंज करेगा तो ओरिजिनल अरे में चेंज होगी, ठीक है। पर अगर आपने अरे को किसी स्ट्रक्ट का हिस्सा बनाया है और वो स्ट्रक्ट आपने किसी फंक्शन को पास किया है, तो अब वो पूरे का पूरा स्ट्रक्ट कॉपी होगा इंक्लूडिंग दी अरे। तो अब उस फंक्शन के अंदर जब आप उस स्ट्रक्ट के अरे को चेंज करेंगे तो जो ओरिजिनल अरे था उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये अच्छा एक तरीका, और ये बड़ा पेट क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यूज का, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑलराइट, ठीक है क्लास, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक देख लेना और इसमें बहुत, ये खुद ही से देख लेना, सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस में एक चीज देख लेना कि हमने दो फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, एक हमने मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड की है और उसके साथ हमने एक स्क्वायर रूट का फंक्शन कॉल किया है। स्क्वायर रूट के फंक्शन में आप जो भी वैल्यू पास करेंगे एक वैल्यू पास होगी, वो उस वैल्यू का स्क्वायर रूट रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये एक चीज होगी। दूसरा जो हमने फंक्शन इस्तेमाल किया है वो पावर के पी और डब्ल्यू, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। पहली आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू होती है जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है, और दूसरी वैल्यू वो होती है जो कि कितनी टाइम वो पावर बेसिकली कैलकुलेट हो रही है। यानी ये अगर 3 है और ये 2 है तो दैट मीन्स 3 टू द पावर 2 का रिजल्ट जो है इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर लेट सपोज 4 था और ये 2 है तो 4 पावर 2 कितना हुआ, 16। यहाँ पे 16 आ जाएगा। 16 प्लस 9 कितना होता है, 25। तो 25 का स्क्वायर रूट जो है वो ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये आप कोड खुद ही देख लेना, कोई सवाल हुआ तो हम बाद में डिस्कस कर देंगे, ठीक है क्लास। ऑल राइट देन, टेक केयर और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाँ जी, एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट देन, अल्लाह हाफिज।